हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन में। मैं हूं ऋतु और मैं आज आपको करवाऊंगी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से जुड़े कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि जो सारे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको मैं सिंपल वे में आप तक पहुंचा सकूं, आपको समझा सकूं और आपको उसी टाइम याद करवा सकूं। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन की जो सीरीज़ चल रही है जुलाई मंथ की, उसका मेरा जो वीडियो है आज का वो है #12। इससे पहले वाले जो इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं उसको देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप उनमें क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। So without further ado, let's get into the video. आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन emergency condition patient's treatment is done according to the priority basis. This type of priority treatment or management is known as. emergency condition में पेशेंट का इलाज प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार की प्रायोरिटी ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए लावेज, बी ट्राइज, सी कोलाज और डी मिराज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्राइज। मेडिकल इमरजेंसी और डिज़ास्टर में मरीजों के मैनेजमेंट के लिए ट्राइज कॉन्सेप्ट या सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये जो ट्राइज कॉन्सेप्ट है इसमें मुख्यतः 5 कलर के जो या फिर 5 कलर के टैग का उपयोग किया जाता है। ट्राइज कॉन्सेप्ट या फिर हम ट्राइज सिस्टम की अगर हम मुख्यतः कलर्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज रेड टैग। रेड टैग्स जो है वो यूज़ किया जाता है इमीडिएट के लिए। सेकेंड वन इज येलो टैग फॉर ऑब्जर्वेशन। थर्ड वन इज green tag is for wait. And the fourth one is white tag is for dismiss. And the fifth one is black tag is for acceptant, not be able to survive. Next question है, which of the following statement used to define postpartum hypostasis? निम्न में से किस स्टेटमेंट के द्वारा पोस्टपार्टम हाइपोस्टैटिस को परिभाषित किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए डिस्कलरेशन ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर डेथ, बी एडिमा ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर डेथ, सी बॉडी स्टिफनेस आफ्टर डेथ और डी नन ऑफ द अबव। And the correct option is option number A, that is discoloration due to blood clotting after death. किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद कैपिलोवीनस डिस्टेंशन मतलब स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन के कारण स्किन का ब्लूइश पर्पल या ब्लूइश रेड डिस्कलरेशन होता है। पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस इसे ही कहते हैं। यह मुख्यतः 4 घंटे के बीच में वेल डेवलप्ड हो जाता है और 6 से 12 घंटे अधिकतम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, अ नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। एट द टाइम ऑफ नर्सिंग केयर, नर्स नोज दैट फिजिशियन इज प्रिस्क्राइब्ड ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। इन दिस कंडीशन व्हाट शुड नर्स डू? एक नर्स एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की देखभाल कर रही है। मरीज की नर्सिंग केयर के दौरान नर्स को ज्ञात है कि फिजिशियन के असामान्य रूप से ओवरडोज ऑफ ड्रग लिख दी है। ऐसी स्थिति में नर्स को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए एडमिनिस्टर द मेडिसिन, बी कॉल द फार्मासिस्ट, सी नोटिफाई द फिजिशियन और डी गिव द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। And the correct option is option number C, that is notify the physician.
हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की रिकवरी नर्स द्वारा ड्रग के देने के 5 सही मतलब 5 राइट नियमों पर काफ़ी हद तक डिपेंड या फिर निर्भर करती है। और शरीर में ड्रग के अवशोषण की प्रक्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। जैसे अगर हम इनकी बात करें तो फर्स्ट वन इज़ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द सेकेंड वन इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, थर्ड वन इज़ साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ इज़ pH ऑफ अ बॉडी फ्लूइड, और फिफ्थ वन इज कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड इज डोजेस। नर्स को ऊपर जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उस पर चिकित्सक को पुनः सूचित करना आवश्यक होता है ताकि मरीज में ड्रग टॉक्सिसिटी की कंडीशन उत्पन्न ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इज नॉर्मल एट द सर्जिकल साइट आफ्टर द ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद सर्जिकल साइट पर निम्न में से किस क्लिनिकल फाइंडिंग को नॉर्मल माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सीरियस ड्रेनेज, बी रेड एंड टेंडर स्किन, सी पर्पुलेंट ड्रेनेज और डी नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज सीरियस ड्रेनेज। किसी भी ऑपरेशन के बाद सर्जिकल साइट पर सीरियस ड्रेनेज को नॉर्मल माना जाता है। यदि सर्जिकल साइट पर पर्पुलेंट ड्रेनेज, रेड एंड हार्ड स्किन, टेंडर स्किन आदि साइन और सिम्टम्स हों तो यह एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करते हैं। इसकी सूचना डॉक्टर को तुरंत देनी चाहिए। यदि सर्जिकल पार्ट में ब्लड की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती है तो टिश्यू की मृत्यु हो सकती है और इसको हम बोलेंगे गैंग्रीन। अगर टिश्यू की मृत्यु हो जाती है तो इसको हम बोलेंगे गैंग्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेट साइन एंड सिम्टम ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कंपार्टमेंट सिंड्रोम। निम्न में से पेशेंट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लेट साइन और सिम्टम कौन कौन से होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए सडन डिक्रीज इन पेन, बी इनएबिलिटी टू मूव फिंगर्स एंड टोज, सी स्वेलिंग ऑफ टोज और फिंगर्स और D change in skin color and diminished distal pulses। And the correct option is option number D that is change in skin color and diminished distal pulses। शरीर के किसी भी भाग में लाइक आर्म, लेग्स, अदर स्पेस में रेज्ड प्रेशर के कारण ब्लड की सप्लाई बाधित होने से O2 की आपूर्ति व नर्व में सप्लाई प्राप्त नहीं हो पाती है। इससे उत्पन्न होने वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। यह मेनली चोट व फ्रैक्चर के बाद, कास्ट या प्लास्टर के बाद देखने को मिलती है और कभी कभी एक ही पोजीशन में होने से हाथ पैर का सूजन होना कंपार्टमेंट सिंड्रोम का ही एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। अगर हम इसके फर्स्ट साइन की अगर हम बात करें तो उसमें होता है नमनेस, ट्रिंगलिंग एंड पार्थेशिया। और अगर हम लेट साइन की बात करें तो वो होगा चेंज इन स्किन कलर एंड डिमिनिश्ड डिस्टल प्रेशर। ये होगा लेट सिम्टम। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द सॉल्यूशन नोन एज दैट कंटेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपके ऑप्शंस हैं ए नॉर्मल सॉल्यूशन, बी मोलर सॉल्यूशन, सी आइसोटोनिक सॉल्यूशन और डी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 1 mole of solute in 1 liter of solution। And the correct option is option number B that is molar solution। अगर हम यहाँ पे मोलर सॉल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 लीटर में सॉल्यूट की 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो। और अगर हम यहाँ पर नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करें तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर में सॉल्यूट की मात्रा 1 ग्राम तुलंग की भार हो। सामान्यतः ग्राम तुलंग की भार की मात्रा काफ़ी बड़ी इकाई होती है, इसीलिए ह्यूमन बॉडी फ्लूइड की सांद्रता मिली इक्विवेलेंट विच इज़ 1/1000 के रूप में प्रदर्शित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग रूट फ्रॉम विच पैरेंटरल थेरेपी कैन बी गिवन। निम्नलिखित में से किस किस रूट से पैरेंटरल थेरेपी दी जा सकती है। आपके ऑप्शंस हैं ए SC/ID इंजेक्शन, बी इंट्रावेनस इंजेक्शन,
C. IM injection, or D. all of the above? And the correct option is option number D, that is all of the above. पैरेंटरल थेरेपी का मतलब होता है भोजन सहित उपचार के अन्य कारकों को यंत्रित मार्ग यानी इंटेस्टाइनल रूट के अलावा अन्य रूट से दिया जाना। अगर यहाँ पे हम पैरा की बात करें तो इसका मतलब होता है के अलावा, और एंट्रॉन की बात करें तो इसका मतलब होता है आंत। पैरेंटरल थेरेपी को इंजेक्शन थेरेपी भी कहा जाता है, अतः सभी प्रकार के इंजेक्शन के द्वारा पैरेंटरल थेरेपी दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ड HN इंडिकेट्स। निम्नलिखित में से HN संक्षिप्त शब्द का क्या मतलब होता है या फिर क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शंस हैं A. टुनाइट, B. एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, C. टुमारो मॉर्निंग, और D. डेली एट नाइट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज टुनाइट। अगर हम यहाँ पे HN की बात करें तो हैक नॉक्टे मतलब आज रात को। यहाँ पे अगर हम ON की बात करें ओमनी नॉक्टे मीन्स रोज़ रात को। और HS की बात करें तो होता है होरा सॉमनी मतलब सोते समय। CM मीन्स क्रैश मैने मतलब कल सुबह। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग पोजीशन एट द टाइम ऑफ एनिमा इज गिवन टू पेशेंट। पेशेंट को एनिमा देते समय निम्न में से कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं A. बेड लाइन पोजीशन, B. नी चेस्ट पोजीशन, C. सिम्स पोजीशन, और D. ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज सिम्स पोजीशन। जब किसी पेशेंट को एनीमिया लगाया जाता है तो उसको सिम्स पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जानी चाहिए, क्योंकि एनाटॉमी व ग्रेविटी के अनुसार इस पोजीशन से सिग्मॉइड कॉलन में फ्लूइड की मैक्सिमम अमाउंट आसानी से फ्लो होती है। बाकी सारे जो ऑप्शन वाली पोजीशन है इसमें फ्लूइड का फ्लो सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज a nurse while taking care of patient with chest tube and she helped the patient to change the position. During this time chest tube is emerged out. In this situation what is the initial action nurse should take? एक नर्स चेस्ट ट्यूब वाले पेशेंट की देखभाल करते समय पेशेंट को करवट दिलाती है और अचानक उसी समय चेस्ट ट्यूब बाहर निकल जाती है। ऐसी सिचुएशन में निम्न में से नर्स को सबसे पहले इनिशियल स्टेप कौन सा लेना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं A. प्लेस द ट्यूब इन अ बॉटल ऑफ स्टराइल वाटर, B. कॉल द फिजिशियन, C. इमीडिएट रिप्लेस द चेस्ट ट्यूब सिस्टम, और D. place a sterile dressing over the disconnection site. And the correct option is option number A, that is place the tube in a bottle of sterile water. जब चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम अचानक डिस्कनेक्ट हो जाता है तब ट्यूब के अंतिम सिरे को स्टराइल वाटर की बोतल में रख देना चाहिए। सामान्यतः डिस्कनेक्शन साइट पर स्टराइल ड्रेसिंग रखने से कॉम्प्लिकेशन को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन डॉक्टर के आने तक ट्यूब साइट को स्टराइल ड्रेसिंग से कवर रखना चाहिए। यदि कलेक्शन चैम्बर टूट जाता है तो यह पूरा भर जाता है और रिप्लेस कर देना चाहिए। सो माय फ्यूचर नर्सेस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड और भी कंटेंट चाहिए, आप चाहते हैं और भी क्वेश्चंस आपको मिलें जिससे आप रिवाइज कर सकें, बहुत ही ज़्यादा अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाकर भी जुड़ सकते हैं। आप वहाँ पर जाएं, हमको फॉलो करें और वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि डेली की डेली हम वहाँ पे नर्सिंग के नए नए कॉन्टेंट्स डालते हैं जिसमें आप एक इंटरेस्टिंग वे से आप ही सारे लॉजिक नर्सिंग के सीख सकें। So at last, together with keep learning, keep supporting for nurses preparation, I'll see you tomorrow.